Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. As you all know that I have completed our first chapter in our last video, and as you all also know that I have left the questions answers of Think As You Read of first chapter. जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में जब चैप्टर फिनिश किया था तब मैंने आपको कहा था कि मैं थिंक एज यू रीड चैप्टर फिनिश होते टाइम जो लास्ट में ये जो थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे, और वीवा ला फ्रांस इसका मतलब भी मैं आपको नहीं बताया था। मैंने कहा था मैं आपको जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी तब बताऊँगी, तो पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की ये पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स, वीवा ला फ्रांस इसका मतलब है, ये फ्रांस में बोला गया है, इसका मतलब है कि फ्रांस लॉन्ग लिव, यानी कि फ्रांस ज़्यादा जियो, यानी कि बहुत टाइम तक जियो ऐसा। अब थिंक यू एज रीड का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि जब बर्लिन से ऑर्डर आया था स्कूल के लिए कि यहाँ पे सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी, फ्रांस सिखाई नहीं जाएगी, तो इस ऑर्डर की वजह से स्कूल के अंदर क्या चेंजेस आए थे। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर ऑलरेडी मैंने आपको आगे भी दूसरे मीनिंग में पूछा गया था। तो मैंने आपको कहा था कि क्या चेंजेस आए थे कि अब जो टीचर थे उसका लास्ट डे था, तो वो अपना लास्ट लेक्चर दे रहे थे। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई बोल नहीं रहा था, सबको ये अफसोस हो रहा था कि आज तक हम क्यों नहीं पढ़े, और आज पहली बार गांव के बड़े बूढ़े लोग भी वहाँ पे पढ़ने आए थे। ये पूरा का पूरा जो सीन हमें स्कूल का बताया था शुरुआत के अंदर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब सेकंड है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। अब जब फ्रांस फाइनली पहुंचा वहाँ पे, उसको सच्चाई का पता चला, तो उसके बाद उसकी टीचर के प्रति और स्कूल के प्रति जो फीलिंग कैसे चेंज हुई थी, क्या चेंज हुआ था उसके अंदर, वो आपको लिखना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो के अंदर कि कैसे फ्रेंड्स अपने टीचर के बारे में सॉरी फील करता है और क्या सोचता था कि आज तक उसके लिए जो बुक्स बोरिंग थी, एक बोझ था, वो उसे एक बोझ समझता था। आज उसे एहसास हो रहा है, और आज पहली बार उसने इतने ध्यान से उसने पढ़ा था कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। ये सब कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट मुझे एक्सप्लेन करना रह गया था, तो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न जो है उसकी बात की है, लेकिन स्प्रिंग सीज़न यहाँ पे जो है वो एक सिंबल की तरह यूज़ हुई है। यानी कि स्प्रिंग सीज़न कैसी होती है, जब फूल खिलते हैं, सब जगह हरियाली होती है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली ये जो चैप्टर है वो बच्चों की लाइफ, जो बचपन के बारे में बात की गई है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, जिसका बचपन उनकी गरीबी की वजह से कहीं खो जाता है। यानी कि जनरली हमारा बचपन कैसा होता है कि हम लोग बचपन में सब कुछ एंजॉय करते हैं, स्कूल्स पढ़ने जाते हैं, हर एक फैसिलिटी हमें मिलती है, लेकिन कुछ बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बल्कि ना तो वो स्कूल पढ़ाई करने जा सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने माँ बाप को अपना घर चलाने के लिए इतनी छोटी उम्र में भी काम करना पड़ता है। तो उनका जो बचपन है वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो इस बारे में ये चैप्टर है, और इसी के लिए ये नाम दिया गया है चैप्टर को लॉस्ट स्प्रिंग। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन स्टोल हो जाता है, गुम हो जाता है, उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द ऑथर। एनिस जंग, ये ऑथर का नाम है। 1964 वॉज बॉर्न इन रौरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट इन हैदराबाद। ये एक फीमेल ऑथर है। उन्होंने अपना जो बचपन है वो रौरकेला में बॉर्न हुई थी, और उन्होंने अपना बचपन और उनकी एडल्टनेस, यानी कि जब वो एडल्ट बड़ी हो गई, उनका जवानी मतलब कि वो हैदराबाद में उन्होंने स्पेंड किया है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपना एजुकेशन भी हैदराबाद में ही लिया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उनके पेरेंट्स दोनों यानी मदर और फादर दोनों राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, उन्होंने एज अ राइटर अपना कैरियर इंडिया में ही स्टार्ट किया था। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, यानी कि बहुत सारी न्यूज़पेपर में उन्होंने कॉलम्स भी लिखी है और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग।
stories of stolen childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemned these children to a life of exploitation. यानी कि यहाँ पे जो स्टोरीज़ है, ये स्टोरीज़ ऑथर की एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके अंदर से लिया गया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं स्टोरीज़ के अंदर उनकी गरीबी की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे एक्सप्लॉइट यानी कैसे ख़त्म हो जाती है, इनकी गरीबी उनकी ज़िंदगी को, उनके बचपन को कैसे ख़त्म कर देती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारी पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड, हमारी पहली स्टोरी यहाँ से स्टूडेंट्स स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं शुरुआत के अंदर क्या है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये जो पहला लड़का है शुरुआत में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये बोलता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज यानी कचरा पेटी से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब। उस लड़के का नाम क्या था? साहिब। कौन सा लड़का? ये जो कचरा पेटी में से कचरा उठाता था वो। और आई यानी कि ऑथर अपने बारे में बात कर रही है, यानी ऑथर इस लड़के से बात कर रही है, वो हमें यहाँ पे कन्वर्जेशन बताई गई है। तो ऑथर वही साहिब नाम के लड़के से पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो? आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग यानी सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्ड ऑफ माई नेबरहुड। गोल्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे गोल्ड यानी सोने की बात की नहीं गई है, क्योंकि डस्टबिन के अंदर कभी सोना नहीं मिलता है। तो गोल्ड यहाँ किसके अर्थ में है? तो गोल्ड का यहाँ पर मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाना जिससे जिसको बेच के उसका गुजारा हो सके या उसको कुछ पैसे मिल जाए। जो ये लड़का है वो रोज़ ऑथर के बाजू में जो डस्टबिन थी उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। तो ऑथर उसे हर रोज़ देखती थी और एक दिन ऐसा उसके पास गई और उसके साथ बातचीत करने लगी और उसको पूछ लिया कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट एमिस्ट अ ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। एमिस्ट यानी कि इन द मिडल ऑफ यानी कि बीच में, ढाका के अंदर ग्रीन बहुत सारी हरियाली वाली ज़मीन थी, उसके बीच में वो लोग रहने लगे। यानी साहेब जहाँ से था, यानी कि ये लड़का यहाँ पे नहीं था, दूसरी कहीं जगह से आया था। उसने बहुत साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और यहाँ ढाका नाम की जगह पे आके रहता था। His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and homes. वो जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स की बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़े बड़े तूफान आए जिसकी वजह से उनके घर, उनकी ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो गया। His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city. और इसी की वजह से उन लोगों ने अपनी रियल जगह जहाँ पे वो लोग पहले से रहते थे, रियल गांव, वो छोड़ दिया और यहाँ पे बड़ी सिटी में आके रहने लगे कुछ ना कुछ पाने की आशा में। where he now lives, जो आज वहाँ पे रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters. उसने क्या बोला धीरे से? मेरे पास और कुछ काम नहीं है। लुकिंग अवे गो टू स्कूल आई से ग्लिबली यानी कि कॉन्फिडेंस से किसी को हम कहते हैं ना वो, तो कॉन्फिडेंस से ऑथर ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं कहे तो तुम स्कूल जाओ, तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। हॉलो यानी कि मीनिंगलेस, यानी कि ऑथर ने ये बोल तो दिया कि गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाओ, लेकिन ऑथर को तुरंत ही एहसास हुआ कि मेरी ये एडवाइस तो उसके लिए कैसी होगी, हॉलो यानी कि मीनिंगलेस होगी, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। उस बच्चे ने क्या आंसर दिया? मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब मेरे बाजू में, मेरे नज़दीक कोई स्कूल बन जाएगी डेफिनेटली मैं स्कूल जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा शुरुआत का पोर्शन चैप्टर का। बहुत कम चला पाई क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको समझाया, इसीलिए ये स्टोरी मैं कंटिन्यू रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।